हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें कि आपको 2009 से लेके या फिर यूँ कहो कि क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मैं बता रही हूँ। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और अगर पसंद आए, समझ आए, इससे कुछ सीख मिले तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि इन सभी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ना जाने कहाँ से बुक खोज के लाऊं, उससे क्वेश्चंस निकालूं, पीडीएफ बनाऊं, वीडियो रिकॉर्ड करूं, एडिटिंग करूं, हर चीज़ होता है। तो इन सभी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताना स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? आप लोग बताइए किस युग के रचनाकार हैं वो? भारतेंदु युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कब पूछा गया है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। निबंधकार कौन है बातचीत शीर्षक के? बालकृष्ण भट्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी। 2018 में भी, 21 में भी बहुत बार पूछा गया है। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। नाम पूछा जा रहा है, ये तीनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी माना जाता है? उसने कहा था जो ये है चैप्टर, इसे मील का पत्थर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तेरी कुड़माई हो गई कि किस कविता से ये बातें जो है वो संबंध रखती है? उसने कहा में जो, जब लहना सिंह पूछता है उस लड़की से, जब भी वो मिलती है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, तो ये जो है बात उसने कहा था चैप्टर से है। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसने कहा था किस वर्ष की रचना, ये मतलब ये किस वर्ष रचित की गई थी? 1915 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं, मतलब इस कहानी की मुख्य विशेषता आखिरकार क्या है? तो देखिए, इस कहानी में दिव्य प्रेम की कहानी की बात करी गई है, मतलब कि एक बहुत ही बेमिसाल प्रेम के बारे में बात की गई है। युद्ध की भी कहानी की बात की गई है। प्रेम पर बलिदान की कहानी, यानी कि प्रेम के लिए बलिदान देना, वो भी बात करी गई है इस चैप्टर में। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, 2020 में पूछा गया था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये एक्चुअल में किस प्रकार की कहानी है, तो ये बताइए। ये चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, चरित्र प्रधान कहानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये बताना है। तो मैग्सेस सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया था। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र प्रसाद शेखर पुरस्कार। राजेंद्र प्रसाद शेखर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? कब दिया था जेपी ने? तो 5 जून 1974 को दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किन्होंने लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण ने ही लिखी है इस पुस्तक को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारा पीवाई के क्वेश्चन है। और आपको पता है, लिटरली मैं बताऊँ ना, तो बिहार बोर्ड जो है ना, बीएसईबी बोर्ड जो है ना, वो क्वेश्चन बैंक हो या फिर पीवाई क्यू हो या फिर मॉडल पेपर हो, तो इससे उसका 70 to 80% क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड होता है। ठीक है, तो ये सारा बच्चा अगर कर लेता है ना, तो उसका तो फर्स्ट डिवीजन आना निश्चित है। लास्ट टाइम पर भी इन सब चीज़ों को देख के जाइए आप लोग।
समझ गए ना? हाँ। किस रचनाकार की पंक्ति है ये? नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। देखिए, ये जो बातें हैं, ये बातें रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं अपनी पाठ अर्धनारीश्वर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, दिनकर को किस गद्य पुरस्कार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पुस्तक पर मिला था, ठीक है, यही पूछा गया। तो किस पुस्तक पर उन्हें मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय इस पर ही मिला था उन्हें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। आगे देखते हैं, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इन सभी में से कौन सा पुरस्कार दिनकर जी को दिया गया था, ये बताना है। तो पद्म भूषण जो है उनको मिला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी का गैंग्रीन का उल्लेख है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2021 में पूछा गया था। मालती किस कहानी की पात्र है? मालती जो है वो रोज कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कितना बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये सारा, देखिए ये सारा क्वेश्चन और इजी इजी है। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं। रोज शीर्षक के मतलब कि रोज कहानी को किन्होंने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। रोज कहानी को अंग्रेजी ने लिखा है सचिदानंद हीरानंद पात्स्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे के पिता का नाम क्या था? आगे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? ये रोज पाठ में आया क्योंकि मालती काम करते करते इतना थक जाती थी, उसका समय बीत जाता था, तो वही ये कहती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्या है देखते हैं, एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख मतलब कि देखिए, एक पत्र लिखा गया था और एक लेख लिखा गया था, ठीक ना। तो लेख किनके लिए लिखा गया था? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पत्र किनके लिए लिखा गया था, ठीक है। तो पत्र जो है वो सुखदेव सिंह के लिए लिखा गया था, लेकिन अगर लेख है तो विद्यार्थियों के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओके। आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ को किन्होंने लिखा है? भगत सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक। आगे देखते हैं, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी किनके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? मतलब कि ओ सदानीरा जो पाठ है वो किस विधा का लिखा हुआ है? तो ये एक तरह का निबंध है, ठीक है, निबंध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। आगे देखते हैं, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुरस्कार पुस्तक किसने लिखी है? मतलब कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इस पुस्तक को किन्होंने लिखा है? इस पुस्तक को जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर, मन कैसा ताल है? मन गहरा एवं विशाल है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किन्होंने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सदानीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है? वो सदानीरा जो पार्ट है उसको, उसमें गंडक नदी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धांगर शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है उराव भाषा में? भाड़े का मजदूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? गांधी जी के चमत्कार की कथा राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? सिपाही की माँ, इस चैप्टर को किन्होंने लिखा है? तो इस चैप्टर को मोहन राकेश ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक। आगे देखते हैं, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म जरी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था ये बताना है। 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? तो 3 सितंबर 1972 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर से, सारे चैप्टर का जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन सारा है। मोहन राकेश रचयिता नाटक संग्रह है।
कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2020 में पूछा जा चुका है। मोहन रख के रचयिता एकांकी के नाम बताएं। देखिए ये है एकांकी, पैर तले की जमीन या फिर अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये उन्हीं की लिखी हुई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक। प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? प्रगति और समाज किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। ठीक है, आलोचनात्मक निबंध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक। हिंदी के विकास में अप्रभांस का योग की पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है हिंदी की विधा में? तो ये जो है वो नामवर सिंह ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक लिखने वाले कौन है? नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे है क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम मुकुंदी देवी और छोटन लाल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे क्या है? जूठन क्या है? जूठन एक तरह का आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलय जी है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ये किस विधा की रचना है? तो ये डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी साहित्य है। ठीक है, मलेज का मूल्य नाम क्या है? मतलब कि उनका मूल्य नाम या कहूँ तो पूरा नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है। ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव। ओह आगे देखते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, आगे है। शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखी है? शिक्षा शीर्षक निबंध को किन्होंने लिखा है? शिक्षा शीर्षक निबंध को जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेख कार्य किया है? किन विषयों पर उन्होंने किया है? तो ये तीनों जो है उन्हीं की लेख हुई लेख पर उन्होंने कार्य किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जय कृष्णमूर्ति क्या थे? जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वो एक विश्व शिक्षक थे। ठीक है, विश्व शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? किस रूप में देखे जाते हैं ये? तो ये जो है दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है। किस पाठ में उक्ति आई है? किस पाठ में उक्ति है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ये पाठ जो है आप लोगों का शिक्षा पाठ में आया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? इनमें से उनकी कौन सी रचना है? तो शिक्षा पाठ उन्होंने ही लिखी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, एक सेकेंड। अब देखिए, अब वहाँ तक आप लोगों का चैप्टर था स्टोरी ऑफ इंग्लिश कह रही हूँ। वहाँ तक आप लोगों का था हिंदी का जितना भी कहानी का था चैप्टर, वहाँ तक का PYQ कंप्लीट हुआ। अब जो भी पोएम का है वो मैं करवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। ठीक है, मलिक शेख ममरेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे क्या है? करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध अनुमानित है ये 1492 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिए। ये क्वेश्चन देखिए, कभी मलिक मोहम्मद जायसी को की कृतियों के नाम बताए। इनकी कृतियों के नाम बताना है आपको। तो ये सारा जो है उन्हीं का कृति है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारा जो है उन्हीं का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जायसी किस शाखा के कवि हैं? ये जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम को भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। जितना भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लीजिए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? मध्यकाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके,
सूरदास, सूर सूर, तुलसी शशि उड़ान, केशवदास अब के कवि, युद्धोग सम जहाँ तक करत प्रकाश। इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? देखिए, इस दोहे में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सूरदास को कहा गया है। ठीक है, सूरदास को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से सूरदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बड़वे रामायण किसकी रचना है? बड़वे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तुलसीदास की रचना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कवितावली की रचनाकार कौन है? कवितावली को तुलसीदास ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, नरहरीश दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? बताइए जल्दी। रत्नावली। ठीक है, रत्नावली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है, तुलसीदास के घर का परित्याग क्यों हुआ था? मतलब उन्होंने घर क्यों त्याग दिया था? ठीक है, तो उन्होंने घर जो है वो पत्नी के फटकार से त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। कौन सा काव्य रचना क्षेत्र था नाभादास का? तो काव्य रचना क्षेत्र उनका वृंदावन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्या होगा? किसने कहा है भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करिए गए करी गए? इस बात को किन्होंने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भक्ति के बारे में वो ज़्यादा जानते थे। भूषण की भाषा कौन सी थी? भूषण की भाषा कौन सी थी? मतलब कि वो किस भाषा में लिखा करते थे? वो जो है वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। राजा रुद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बार पूछा गया है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? कौन है? भूषण सिंह। भूषण अभी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, जयप्रकाश का महाकाव्य है। इनमें से कौन सा जो है वो जयप्रकाश का महाकाव्य है? तो कामायनी जो है उनका महाकाव्य है, और महाकाव्य से ही इनकी जो ये वाली लिखी हुई चैप्टर है, कौन सी चैप्टर है? तुमुल कोलाहल कला में कामायनी से ही लिया गया। ठीक है, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक के कवि का नाम बताएं। मतलब कि कौन? तुमुल कोलाहल कला को किन्होंने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा। ऑप्शन नंबर जयप्रकाश की नाट्य कृति है। इनमें से कौन सी जो है वो जयप्रकाश की नाट्य कृति है? ध्रुव स्वामिनी जो है वो उन्हीं की नाट्य कृति है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की भाषा कौन सी थी? वो किस भाषा में मतलब लिखा करते? तो खड़ी बोली हिंदी थी उनकी। ठीक है, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी। प्रसाद किस वाद्य किससे जुड़े हुए थे? तो कि जयप्रकाश नारायण जयशंकर प्रसाद जो है वो किस वाद्य से जुड़े हुए थे? तो ये जो है आपका छायावाद से जुड़े हुए थे। ठीक है, छायावाद। चंद्रगुप्त नाट्य के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाट्य के नाटककार है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश, अरे यार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, जयप्रकाश, सॉरी मैं हर बार जयप्रकाश बोल रही हूँ। जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, उनका नाट्य लिखना है आपको। तो जयशंकर प्रसाद का नाट्य है, इनमें से जो है लिखा हुआ है ये सारा उन्हीं का नाट्य है। ठीक है, तो इन सभी को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 को हुआ था। ठीक है, 1904। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ आ रहा है ना सारा क्वेश्चन? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवियत्री कौन है? कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा है? बताइए। नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। इनके माता पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसने लिखा है? आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस ना आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कवियत्री कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर को कहा जाता है ना, शमशेर बहादुर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके,
प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। कौन सा कविता प्रकृति से संबंधित है? कौन सी कविता है? उषा, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा हुआ था, कब हुआ था? तो ये जो है आपका 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखा है। ये सारा जो है उन्हीं का कविता संग्रह है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, ओके। कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक ना। मध्य प्रदेश, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जन जन का चेहरा एक, इस पाठ को गजानंद माधव मुक्तिबोध ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओके। आगे देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ये जो है लिखा हुआ, ये भी गजानंद मुक्तिबोध के द्वारा ही लिखा हुआ है, ठीक है। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम बताइए। ये सारा जो है उन्हीं का कविता संग्रह है, ठीक है। और ये सारा इम्पोर्टेंट है। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, किसकी विजय हुई सेना के नागरिकों के, पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ये पंक्ति जो है अधिनायक से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अशोक वाजपेयी का मूल्य निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल्य निवास सागर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। आगे है, कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था, ठीक है। 1990। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक एक, वेट, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अधिनायक जो है, देखिए, अधिनायक जो है वो व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। व्यंग्यात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक कविता है, ओके। ऑप्शन में ये आएगा, तो ये टिक लगाइएगा। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। किस पत्रिका के संपादक के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ? कौन सी ऐसी पत्रिका था जिससे कि रघुवीर सहाय जो है वो फेमस हुए? यही क्वेश्चन है ना। दीनमान, ठीक है, दीनमान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? किस कविता पर उन्हें मिला था? तो इन्हें जो है वो लोग भूल गए हैं इसी कविता पर मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। आगे है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इनका कवि अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक के पद पर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? इनमें से कौन सी उनकी कविता है? तो गांव का घर उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है, कवि ने कहा कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है, ये जो है वो कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? पहला सम्मानित उन्हें कब दिया गया था? तो 2006 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? संस्यात्मा के लिए उन्हें जो है 2006 में मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। ये सारा जो है इन्हीं का कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। और इसी के साथ आप लोगों का हिंदी का जितना भी संपूर्ण ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट होता है। लगभग हमने 150 से ऊपर क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। चलिए, मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।